नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित द्विवेदी युग का भाग 2 लेकर समक्ष उपस्थित हैं। तो इससे पहले हम इसी जो यूजीसी नेट का सिलेबस है इससे संबंधित लगभग 53 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर चेक करें, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे द्विवेदी युग के अंतर्गत हिंदी नवजागरण और सरस्वती। तो अभी ये भाग 2 है, शाम को हम भाग 1 डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा सा उल्टा है ये क्रम, लेकिन मॉर्निंग में जैसा कि आपको पता है कि बड़ी क्लासेस नहीं लेती हूँ, तो फिर आज ये मॉर्निंग का छोटा टॉपिक रहेगा। तो हिंदी नवजागरण और सरस्वती को समझते हैं क्या है। ये प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, जो कि आप कोई भी प्लेलिस्ट जब आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो गई टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं डायरेक्ट जो पेपर 1 की प्लेलिस्ट और पेपर 2 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी नवजागरण। तो हिंदी नवजागरण से तात्पर्य सन 1857 के प्रथम संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से है। तो हमने ये सब कुछ 1857 का जो संग्राम था, क्रांति थी, वो हमने डिस्कस किया था। उसके कौन सी परिस्थितियां थी, ये सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। तो उस हिंदी नवजागरण का तात्पर्य उसी सब से था कि जो 1857 के बाद भारत में हिंदी प्रदेशों में जो भी बदलाव आ रहे थे, उन सभी से, चाहे वो राजनीतिक बदलाव हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो। और हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना को जागृत करना है। तो सबसे प्रमुख इसकी विशेषता ये थी कि हिंदी प्रदेश की जो जनता थी उसके मन में एक स्वतंत्र सोच जागृत करना था। तो ये कुछ हिंदी जो नवजागरण काल था उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अब हम देखेंगे कि नवजागरण के चरण कौन कौन से थे। तो पहला चरण था जो कि सन 1857 का विद्रोह जो हुआ था तब स्टार्ट हुआ। दूसरा चरण भारतेंद्र हरिश्चंद्र से शुरू माना जाता है। और तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से, क्योंकि द्विवेदी युग आपको पता ही होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही डाला गया है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो नवजागरण के 3 जो चरण हैं वो इस प्रकार थे। तो मुख्यतः हमें ये ध्यान रखना है कि हिंदी नवजागरण क्या है, कि जो 1857 के बाद जो भारत में राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन आए हिंदी प्रदेश क्षेत्रों में, वो ही हिंदी नवजागरण है। और देखते हैं सरस्वती पत्रिका क्या है। तो जो सरस्वती पत्रिका थी वो हिंदी पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध एवं प्रतिनिधि पत्रिका थी। तो काफी प्रसिद्ध पत्रिका रही है। तो इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 में आरंभ हुआ था, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो 1900 में आरंभ हुआ था और सरस्वती पत्रिका प्रथम था काशी से प्रकाशित होती थी और बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी थी। और 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास बने थे और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका कार्यभार संभाला था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्यभार संभाला, उसके बाद सरस्वती पत्रिका ने बहुत ही ऊंचाइयां छुई, बहुत फेमस हुई वो। और उसने जो हिंदी भाषी थे सभी को जागृत किया, उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से सभी को बहुत अच्छे निर्देश दिए। तो वो अभी हम बात करते हैं। तो सन 1903 में इसके संपादक का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला। तो 1900 में पत्रिका प्रारंभ हुई थी। 1902 में श्याम सुंदर दास जी थे संपादक और उसके बाद 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने। और वर्ष 1903 से 1920 तक, लगभग 17 वर्षों तक, और उन्होंने इसी तरह से संपादन करते रहे वो इस पत्रिका का। तो लगभग 17 वर्ष जो है ये बहुत बड़ा समय होता है। तो इन्हें इतने वर्षों में इन्होंने बहुत कुछ बदलाव ला दिए हिंदी के क्षेत्र में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। इससे पहले वो रेल विभाग में नौकरी करते थे। तो उन्होंने
रेखा जी, गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने जो अपनी ये पत्रिका थी इसके माध्यम से क्या क्या परिवर्तन लाया वो हम डिस्कस कर लेते हैं, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। तो उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को, जैसे वो एक विषय पे लिखते रहते थे, रीति काल के जो कवि रहते थे कि वो रीत ग्रंथ लिखते रहते थे, रीत निरूपण लिखते थे, श्रृंगार निरूपण और नायिका भेद से संबंधित, इन सभी विषयों से संबंधित या फिर राजाओं की प्रशंसा से संबंधित ग्रंथ ज्यादा लिखते थे। तो इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने उन लोगों को इन विषयों से अलग हटकर एक कुछ लिखने की प्रेरणा दी और काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया। तो जो भारतीय युग में ऐसा था कि ब्रज भाषा जो थी वो काव्य की भाषा थी। और नीलम जी, गुड मॉर्निंग। तो इस समय उन्होंने सभी को जागृत किया और कहा कि अधिकतर कविताएं आप कुछ भी लिखते हैं, चाहे कविता लिखते हो, गद्य लिखे, चाहे पद्य लिखे, लेकिन आप हिंदी का प्रयोग करें, खड़ी बोली का प्रयोग करें। और दूसरी संस्कृति उनकी ये थी कि द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों पर कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए। तो उस समय क्या होता था कि जो कवि होते थे वो अपनी, उससे पहले के, द्विवेदी युग से पहले के, वो उनकी विशेषताओं के लिए, चाहे राजा होते थे उनकी विशेषताओं के लिए लिखने लगते थे। तो उन्हें अपने मन की कुछ उनके भाव उभर के नहीं आए थे जैसे रीतिकाल में। तो इन सभी के बारे में द्विवेदी जी ने अपने रचनाकारों को जागृत किया कि आप अब कवि कर्तव्य का बोध कराया उन्हें कि आपका कर्तव्य है कि देश की जनता को जागृत करना, आपकी देश की भाषा को, मातृभाषा को, उसको आगे ले जाना, आपके जो सामाजिक परिवर्तन आ सके, कुछ इस तरह के आपके काव्य लिखना। तो इस तरह से उन्होंने कवियों को उनके कर्तव्य का बोध भी कराया और अनेक प्रकार के उन्हें दिशा निर्देश दिए, जिससे चाहे विषय वस्तु की बात हो या भाषा शैली और छंद योजना, इन सभी दृष्टियों में एक नवीनता का समावेश हो सका। और इससे भाषा, संस्कार, छंद योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। तो जब उन्होंने ऐसे निर्देश दिए तो उसके बाद कवियों का ध्यान उस तरफ गया कि हम देश प्रेम से संबंधित रचनाएं लिखेंगे और अपने जो एक भाषा जो है उसको भी परिवर्तित करेंगे, जो ब्रज भाषा हम लिखते हैं उसको परिवर्तित करके हम खड़ी बोली का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने, द्विवेदी जी ने बहुत ही प्रेरणा दी और उनके प्रयासों की वजह से ही कवि उनका ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ। और द्विवेदी जी ने भाषा शैली, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया। द्विवेदी जी ने ये सरस्वती के माध्यम से किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सरस्वती जो पत्रिका थी उनकी, उसके माध्यम से उन्होंने क्या क्या परिवर्तन लाए वो समाज में, वो है यहाँ पे। तो द्विवेदी जी ने भाषा शैली या व्याकरण शुद्धि या विराम चिन्हों के प्रयोग जो था, इन सभी का प्रयोग सभी को सिखाया। वो जिस प्रकार रचनाकार उस समय प्रयोग कर रहे थे, चाहे विराम चिन्हों का ही प्रयोग होता था, तो लेकिन वो तुरंत उसकी आलोचना करते थे, उसको सुधार करते थे, उसको बताते थे कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है, उसको सुधार करते थे। तो इस तरह से उन्होंने भाषा शैली पर बहुत ध्यान दिया है, व्याकरण पर बहुत ध्यान दिया है, विराम चिन्हों के जो परिनिष्ठित रूप है उस पर ध्यान दिया है। और हिंदी साहित्य में उनका योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, दिशा निर्देशक और चिंतक एवं नियामक के रूप में होता है। तो उन्होंने जो जिस प्रकार से निर्देश दिए, सभी को एक विचार करते रहते थे, वो कुछ जो अब किस क्या परिवर्तन करने चाहिए, किस तरह का मैंने आगे समाज को आगे बढ़ाना है, तो अपने आदर्शों को लेकर, अपनी विचारधाराओं को लेकर वो एक विचारक के रूप में प्रसिद्ध थे। और उन्होंने भाषा को जो परिष्कृत किया, संस्कारित किया, उसके लिए ही उनका जो बहुत योगदान माना जाता है और इसीलिए ही इस पूरे समय का जो नाम है वो द्विवेदी युग रखा गया है। और द्विवेदी ने साहित्यिक चेतना को स्वर प्रदान किया और इस पत्रिका के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ नए साहित्यकारों को भाषा का महत्व भी समझाया। तो जो उस समय के साहित्यकार होते थे वो उन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि खड़ी, जो सभी अपने अपने ढांचे, अलग ढांचे से ये निकल रही थी, चाहे हिंदी बात करें या खड़ी बोली, तो ये उन्होंने उस समय अपने सभी जो
रचनाकार थे, कवि जो थे, उनको भाषा का महत्व समझाया और इस पत्रिका के माध्यम से ही लोगों का ज्ञानवर्धन किया। और इसमें उन्होंने कहा कि साहित्यकारों की भाषा का महत्व होना चाहिए और साहित्यकारों की जो भाषा है वो बहुत ही सटीक होनी चाहिए। तो ये जो आज की क्लास है बहुत संबंधित थी नव जागरणकार और सरस्वती पत्रिका से संबंधित। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मॉर्निंग में क्लास पढ़ ही नहीं लेते हैं तो आज के लिए बस इतना ही। शाम को मिलते हैं इसका भाग 1 लेकर। तो अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो तो आप magicalstudy.email@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। आपका दिन शुभ हो।